हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर वार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब वगैरह कर लें, बेल आइकन वगैरह प्रेस जरूर कर लें। इससे क्या है कि कोई भी वीडियो आपको फटाफट मिल जाएगा। चलिए, बाकी अपना सिल्वर का जो व्यू था वो मैंने 1.0 में मॉर्निंग में अपलोड कर दिया था कि भाई सिंपल सी बात है, जो है सो है। और ये अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम में भी आप इसमें ज्वाइन करिए। देखिए, फ्री टेलीग्राम है, जरूर ज्वाइन करके रखिए। इसमें जैसा भी होता है हम आपको बता देते हैं। बाकी शॉर्ट स्विंग एक प्रीमियम ग्रुप है और अपना ये स्विंग नॉर्मल ग्रुप है। अब सर देखिए, यहां ऐसा है कि अभी मैंने एक शेयर किया, ठीक है, ये तो आप बोलिएगा ये क्या है सर, देखने में तो लग रहा है कि कोनो करेंसी है। कौन देश का करेंसी है ना? ये कौन देश है जिसमें भारत भी है, चाइनो भी है, रसिया भी है? ये सब कौन देश है सर? तो दिमाग में आपका खनका खनका खनका, तो आप बोलोगे हाँ, बात तो सही है, कौन सा देश है? तो ये देश है ब्रिक करेंसी, ठीक है। ये अभी प्रपोज किया जा रहा है, ब्रिक करेंसी, जिसमें भारत का ताजमहल और चीन का वही सांप, सांप नहीं है, क्या है, ड्रैगन। अच्छा अच्छा, ड्रैगन, मुंह से आग फेंकने वाला, उनका ड्रैगन है। तो इस तरह से है। बाकी और भी जो जो देश का जैसा भी है वो है। बाकी हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो ये इस प्रकार का है। तो ये क्या है, इस पर एक बार हल्का सा चर्चा करते हैं और उसके बाद गोल्ड की महत्वता को हम पुनः उजागर करते हैं। आपको पता है कि 2024 में भारत ने बहुत ही अच्छा गोल्ड खरीदा है। तो इस पे हम लोग पहले भी डिस्कस कर रखे थे। तो आप बोलोगे हाँ, यहाँ मैं बताऊंगा कि देखिए, भारत कोई डॉलर को डी डॉलराइजेशन की तरफ नहीं धकेल रहा है। हमें डॉलर की भी आवश्यकता है। यहाँ क्या ना, कई लोग गड़बड़ा सकते हैं। तो यहाँ हम डॉलर को ख़त्म नहीं कर रहे हैं। किसी समय भारत का 1950 के समय भारत का 1 रुपया $4 का, उस समय $4 के बराबर होता था। उस समय पूरा अपना ईरान, इराक, ये सब रुपया में काम करते थे। इनका अपना कुछ नहीं था, सब अपना इधर पूरा श्रीलंका उलंका सब, मतलब जितना आस पड़ोस में जहाँ जहाँ इंग्लैंड का शासन था, तो सब रुपया यूज़ करते थे, क्योंकि भारत ट्रेड होता था। तो वो चक्कर था। लेकिन जब उसके बाद देखे नहीं, फिर युद्ध होने लगा चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, तो भारत की अर्थव्यवस्था कोलैप्स हो गई। जिससे क्या है कि उनको लगा कि भैया भारत ने अपना रुपया तोड़ा। और जब भारत रुपया तोड़ा डॉलर के सामने, उस समय 3-4 रुपया तोड़ दिया था, $7 कर दिया था। मतलब $7 बराबर $1 हो गया था। तो 50% टूट गया था। इससे पूरा अरब कंट्री में हड़कंप मच गया। बोला यार, ऐसे तो अर्थव्यवस्था कोलैप्स हो जाएगी। फिर उन्होंने अपना अपना सब बनाया, कोई जैसा जैसा करेंसी अपना बनाया था, ठीक है। ये तो एक जस्ट मैंने आपको हिंट्स दे दिया। अब क्या है, भारत, मैं पुनः इस बात को बड़े रिस्पेक्ट के साथ कह रहा हूँ कि हम डॉलर का डी डॉलराइजेशन नहीं कर रहे हैं। तो आप बोलोगे अच्छा, आप ब्रिक करेंसी भी दिखा रहे हैं और ये भी बात कह रहे हैं। हाँ, दोनों बात कह रहे हैं। हमें डॉलर भी चाहिए, बहुत क्लियर बात है, आप समझिएगा। इसमें हो सकता है कि कन्फ्यूजन में आप कुछ ओवर एक्साइटमेंट में आ जाएं, तो उससे पहले ही, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे सब्सक्राइबर काफ़ी एग्रेसिव हैं। तो देखिए, हमें डॉलर भी चाहिए। ये बढ़ा, यहाँ से यहाँ जंप किया, यहाँ से यहाँ भी जंप किया, 2 हफ्ते से आपको दिखा रहे, और काफ़ी जंप किया। हालांकि इस सप्ताह में थोड़ा कम जंप किया। तो 654 बिलियन हमारे पास डॉलर भी है, जो कि बहुत अच्छा है। हमें डॉलर भी चाहिए और नया ब्रिक करेंसी भी चाहिए। हम दोनों के लिए सहमत है। तो आप बोलिएगा सर, दो नाव पे पैर रख के पार होना संभव है? बात तो सही है, दो नाव पे पैर रख के पार होना संभव है। तो इसमें आती है बात कि जो ब्रिक में जो देश हैं, पहले तो छोटा सा था, अभी काफ़ी बड़ा हो गया ब्रिक। तो ब्रिक में जितने देश आते हैं ना, वो मोटा मोटी समझिए तो इसमें रसिया, चाइना, इंडिया, ये 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी अफ्रीकन देश भी इसमें शामिल हो चुके हैं। लेकिन जो डॉलर का डी डॉलराइजेशन जो वर्ड है ना, इस पे अमेरिका बहुत चिढ़ता है, क्योंकि उसका दादागिरी खत्म हो जाएगा ना। वो जो एक मोनोपोली टाइप में काम करता है कि हम आपको स्वीप से बाहर निकाल देंगे। तो इस आदमी को भी तो स्वीप से बाहर निकाल लिया, कौन चीज़ का बाल पाड़ लिया है। आज भी देखिए बाल उतने हैं, पहले भी कम था, अभी भी कम है। हैं? तो वो चीज़ है। तो और जिस तरह टैरिफ का युद्ध चल रहा है, तो इसमें जयशंकर साहब का एक स्टेटमेंट शायद आप लोगों को ध्यान होगा, नहीं होगा, आप उनको कोड कर पाए थे, डिकोड कर पाए थे, लेकिन मैंने तो साहब आप लोगों को खुल के ही बता दिया था कि भाई ये हो सकता है। तो आज मैं पुनः आपको ये चीज़ अपने माध्यम से आश्वासन के तौर पे इस चीज़ को बताना चाह रहा हूँ। बाकी आप गूगल कर लेना कि जो ब्रिक है ना, ये हम डॉलर को नहीं तोड़ रहे हैं। बात समझिए, इंडिया सॉफ्ट पावर कैसे है वो हम बता देते हैं। साहब, हम डॉलर को नहीं तोड़ रहे हैं, हमको एक और करेंसी चाहिए, क्योंकि डॉलर रूस में नहीं चलता है,
अब रूस को हम छोड़ नहीं सकते हैं, काहे तो दोस्त है, कैसे छोड़ दें? आप ही बोलिए। तो आप बोलिएगा हाँ, तो एक हम लोग को एक करेंसी बना लेने दीजिए, क्या दिक्कत है? हम रसिया के साथ ट्रेड करते रहेंगे, तो अब अमेरिका बोलेगा कि नहीं ऐसा नहीं करो, तो ठीक है, आप हमको रसिया से सस्ता तेल दे दीजिए, हम नहीं करेंगे। दीजिए आप सस्ता तेल। रसिया मान लीजिए हमको $50 में 1 बैरल दे रहा, तो आप हमको दीजिए कम से कम 45 बैरल में। अमेरिका बोला हाँ देंगे, लेकिन देने के समय फिर से पलटी मार दिया। तो सर देखिए, आप पलट जाइएगा तो हम अपना देश नहीं ना बेच देंगे, हम अपना देश नहीं ना बर्बाद होने देंगे। बात समझ रहे हैं? हमें अमेरिका को गिराना नहीं है, बल्कि हमें अमेरिका के साथ चलना है, लेकिन रसिया को भी छोड़ना नहीं है। अब ब्रिक करेंसी अगर बनता है, तो जो देश इसके अंदर आते हैं मेनली 3 है, जो कि पूरे वर्ल्ड का बहुत बड़ा कंजम्पशन देश है, बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग देश है, जो कि वर्ल्ड का बहुत बड़ा मतलब इकोनॉमिक बड़ा है, ठीक है? अब अमेरिका को ट्रम्प साहब जो नहीं बोले थे कि 150% ठोक देंगे, तो हम लोग का यही कहना है, सर हम आपके साथ कहाँ तोड़ रहे हैं संबंध? नहीं तो आप उसमें ब्रिक में करेंसी मत करो। अरे भैया, ब्रिक में नहीं करे तो 2022 में जब भारत ने बोला था कि हमारे यहाँ रुपीज़ में करो, रूपी ट्रेड करो, तो लोगों ने आके अपना अकाउंट यहाँ खोल दिया था और उसके ट्रेड हो रहा था कि हम जितना भी वो तेल बेचते थे, हम अपने भारत में रुपया में अकाउंट में जमा कर देते थे, फर्दर वो उसको जो सामान लेके जाना है उसी रुपया से खरीद के लेके चले जाते थे, यही हो रहा था। सर हम नहीं डॉलर का डॉलराइजेशन कर रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत क्लियर मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि जानते हैं लोग इसको गलत तुरंत समझ जाएंगे लोग। तो आप बोलोगे सर इसका अर्थ अंत तो वही है कि हम डी डॉलराइजेशन की तरफ आ रहे हैं। नहीं, हमको डॉलर भी चाहिए, हमको यूरोप भी चाहिए, समझें? हमको पूरा वर्ल्ड चाहिए महाराज। ऐसा थोड़ी है कि खाली 2-4 को देश लेके हम समझ जाना चाहेंगे, नहीं नहीं। अमेरिका भी हम लोग का दोस्त है, ठीक है, लेकिन भरोसा नहीं करते हैं, वो अलग बात है। देखो दोस्त होता है ना, तो दोस्ती हाय हेलो वाला है, तो मतलब भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन हमको उसकी आवश्यकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और हम उससे लड़ाई नहीं ले सकते। हमें पूरे यूरोप से भी उतना ही मोहब्बत है, भले हमारे ऊपर जितना साल राज किए करने दीजिए, उनका वो क्षमता था, वो आके किए हमारे उस समय की जो नाकामयाबी थी, गलतियां का फायदा उठाए। तो आप इस चीज को समझ रहे हैं कि क्या कहना चाह रहे? सॉफ्ट पावर बनना है, एग्रेसिव में जाइएगा तो युद्ध में फंस जाइएगा और वहीं पर ही लड़ते रह जाइएगा। हिटलर ने भी देख लिया करके, जापान में भी देख लिया करके। तो जो सॉफ्ट पावर होकर काम किया जाता है वो, हालांकि डीडोलाइजेशन की जो बात है, इससे अमेरिका बहुत चिढ़ता है। ईरान में देखिए, इराक में देखिए, लीबिया में देखिए, और भी और भी जहाँ जहाँ है जिसने इसका किया, तो वहाँ पर उसकी अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया अमेरिका ने नाटो फोर्स देके। लेकिन यहाँ तो अमेरिका ही खुद अपने आप को ग्रेट अमेरिका बनाने में लगा है। पूरा यूरोप से वो खुद ही वो अपने आप को, समझ रहे हैं, अपने अमरेला को उसने बंद कर दिया है। तो ये बहुत ही अजीब चल रहा है। तो आप बोलोगे सर इसमें फिर क्या? तो देखिए 3 देश हैं हम लोग, रसिया, इंडिया, चाइना, और ये 3 देश में गोल्ड का रिजर्व बड़ा तेजी से बढ़ा था। चाइना ने कोरोना के समय अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ाया, और रसिया ने यूक्रेन युद्ध जब किया उससे पहले अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ाया साथ में। उसके बाद तो फिर इसने गोल्ड में ही ट्रेड करना शुरू कर दिया कि लाओ इतना गोल्ड दो, ले जाओ तेल तुम दबा के। तो ये हुआ। अब इस बीच में जो इंडिया था वो नीचे था, 9वां नंबर में था इंडिया। इसने जापान को पिछाड़ते हुए 8वां नंबर पे आ गया। और वो समय दूर नहीं है कि 2025 में ये स्विट्जरलैंड को भी पिछाड़ के ऊपर चला जाएगा। जब भी कोई गोल्ड ज्यादा खरीदता है ना, अमेरिका का नजर वहां चला जाता है, बोलता है गोल्ड खरीद रहा है, जरूर कोई चक्कर होगा। अब तो इसी पे संकट आ गया कि अमेरिका के पास 8,133 टन गोल्ड बचा कि नहीं बचा। अब इस पे ही संकट आ गया। तो आप बोलोगे हाँ बात तो सही है। अब वहीं की जनता, विलन मस्क जैसे लोग बोल रहे हैं, हाँ भाई उसको कैमरा में करवाया जाए, जो 5,000 टन जो भी आया उसको करवाइए, पूरा दिखाइए, काउंटिंग करवाइए। काउंटिंग नहीं हुआ 50 साल से, पता नहीं कितना 60 साल से, तो काउंटिंग करवाइए। खाली पेपर में हो रहा था कि झोले में एक एक ईंटा, अगर कोई झोला में डाल के एक एक ईंटा लेके चला गया तो हो गया। तो वही चीज़ है, तो देखना है कि क्या हकीकत है। तो बड़ा मतलब अच्छा चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच में एक मैसेज तो जा रहा है, कोरोना में दुनिया को मारने वाला चाइना ने गोल्ड खरीद के रखा अपने इकोनॉमिक को बचाने के लिए। यूक्रेन के साथ युद्ध करने और पूरे स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर देने के बावजूद भी रसिया ने गोल्ड को खरीद के रख लिया। इसी कदम में मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडिया भी चल रहा है, लेकिन इंडिया अपनी सुरक्षा के लिए हल्का हल्का गोल्ड को बढ़ा रहा है। तो आप समझिए गोल्ड जो है वो कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आप अपने घर में गार्जियन से भी पूछिएगा गोल्ड लेने के विषय में, तो मुझे नहीं लगता है कि भारत के किसी भी घर में कोई गार्जियन गोल्ड के लिए मना करेगा। तो गोल्ड एक ऐसा चीज़ है, इसको पोर्टफोलियो में होना आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। एगो होता है कि ना होना चाहिए, अरे होना नहीं भाई, अनिवार्य है। अगर गोल्ड ही नहीं है पोर्टफोलियो में, तो समझिए कि पोर्टफोलियो में बैलेंस ही नहीं है, ठीक है।
तो ये चीज़ आप समझ के रखिए। और जो साथी हमारे पोर्टफोलियो में गोल्ड को लॉन्ग टर्म में होल्ड कर रखे थे, आज वो देख रहे हैं कि उनका पोर्टफोलियो मार्केट के विपरीत परिस्थिति में भी खुद को बहुत अच्छा से मेंटेन कर रखा था। क्या मैं कोई गलत बात कह रहा हूँ? तो आप ज़रूर इस पे कमेंट्स करिए कि हाँ सर, आप गलत कह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, और मेरा तो स्थिति और खराब, 25% से ऊपर मतलब हम जाने नहीं देना चाह रहे हैं, ये रुक ही नहीं रहा, अभी भी दिखा देंगे, आप लोगों को भेज देंगे। मतलब ये स्थिति था। तो पोर्टफोलियो में जो गोल्ड होता है ना, वो बहुत ही बैलेंस करता है, गोल्ड सिल्वर। सिल्वर चलो थोड़ा वोलेटाइल होता है, मानते हैं, लेकिन रिटर्न भी अच्छा देता है। लेकिन गोल्ड जो है लॉन्ग टर्म में होना चाहिए सर, ये कभी लॉस में नहीं देता है। आप दुकान में गोल्ड खरीदने जाइए, 18%, 15%, 17% मेकिंग चार्ज कट जाएगा। दुकान से गोल्ड खरीदिए, आप 15% लॉस में बैठ गए और 15% सोनार आपसे कमा लिया। आप समझ रहे हैं? उसके बाद गोल्ड में क्या कमाया नहीं कमाया वो एक अलग बात है। खड़ा खड़ी आपसे 15%, 18% वो कमा लिया। खाली गेट से आप बाहर निकले नहीं कि 18% का मालिक हो गया। आपका गोल्ड 1 लाख का है तो वहां पर ही वो 82,000 का हो गया। तो उतना रिस्क लेके हम लोग गोल्ड परचेज करते हैं और फिर यही बोलते हैं ना, अरे ठीक है ना, आज ले लिए, पता ना कब ले पाएंगे, इसको रखो लंबा समय के लिए, कौन सा हमको कल बेचना है। तो वो आपको बेनिफिट देता है। लेकिन जब ईटीएफ की बात आती है तो लोगों को लगता है कि हम ऊपर में फंस गए, हम नीचे में फंस गए। तो यहाँ थोड़ा सा मतलब लोगों की उस पर डाउट होता है। हालांकि गोल्ड जो है 200 मूविंग एवरेज से काफ़ी समय से ऊपर है और ये कोई पता नहीं है। हालांकि अभी जो है 75 के आसपास गोल्ड गया था, 75.18 का ये हाई बनाया है और अभी 73 चल रहा है। और मुझे लगता है कि 72 के पास थोड़ा सा एक सपोर्ट बनना चाहिए, फिर 67 के आसपास आता है तो फिर ठीक है। मेरा ये खुद का अपना मानना है। तो आप बोलोगे सर तो फिर आप कब लोगे? तो मैं तो बस एक ही वर्ड बोलूँगा कि परसेंटेज क्या है, एक साल में रिटर्न क्या है। तो एक साल में जैसे रिटर्न देखते हैं तो 28% का है। तो स्वाभाविक है कि मैं कोई एग्रेसिव बाई तो नहीं करूँगा स्विंग के लिए। क्लियर है? स्विंग के लिए कोई एग्रेसिव बाई तो नहीं करूँगा, मैं तो बर्दाश्त करूँगा। ठीक है, 10% एटलीस्ट नीचे आ जाए। तो आप बोलोगे सर 10%, अरे 10% नहीं आए तो टाइम वाइज आ जाए, कम से कम 2-3 महीना टाइम वाइज करेक्शन दे दे, है ना? तो यहाँ उस हिसाब से हम बोल रहे हैं कि 10% या फिर थोड़ा टाइम वाइज। और गोल्ड देखिए यहाँ से काफ़ी ऊपर चला गया, यहाँ भी ऊपर चला गया था, फिर 200 मूविंग धीरे 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 ऊपर आया और यहाँ से ये देखिए एक लंबा साइडवेज गया। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखिए। तो यहाँ मेरे हिसाब से अगर नहीं भी आना है, थोड़ा साइडवेज 2-3 महीना ये साइडवेज जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो इसीलिए इसमें डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है और गोल्ड पोर्टफोलियो में होना चाहिए। जिस तरह सुने हैं, बड़ा से बड़ा गाड़ी जो होता है उसका सेंटर ऑफ मास होता है। समझ गए? कोई भी बड़ा से भी बड़ा गाड़ी हो तो उसका सेंटर ऑफ मास बनाया जाता है कि भाई ये गाड़ी का सेंटर ऑफ मास यहाँ से है। जो भी है लोहा डाल के चाहे लक्कड़ डाल के, जो मतलब जो भी है इसका भारी करके किया जाता है। नहीं तो यहाँ पर ही सामान रखिएगा ना तो गाड़िया पलटी हो जाएगा। समझ रहे? इसीलिए उसका सेंटर खींच के सेंटर ऑफ मास में, जैसे फॉर्च्यूनर है, जबरदस्ती का लोहा उसमें ठूस ठूस के रखता है। बोलता है अरे भाई साहब इसीलिए ना इतना भारी है और इतना ऊंचा गाड़ी है। जितना ऊंचा होगा उतना सेंटर ऑफ मास ऊपर की तरफ जाएगा। जब सेंटर ऑफ मास ऊपर जाएगा तो स्वाभाविक है कि वो पलटने का पूरा चांस बना रहता है। इसीलिए देखिएगा जब भी कोई गाड़ी पलटता है तो उसके ऊपर ओवरलोड कर दीजिए और उसके बाद साइड में मुड़ाइए, देखिए वो कांपना शुरू कर देता है। क्लियर है? तो ये चीज को समझिए। तो पोर्टफोलियो में भी सेम है। अब आप ज्यादा गोल्ड भर दीजिएगा तो फिर गाड़ी में वो पिकअप नहीं आ पाएगा, इसका भी ध्यान रखिए। तो इसलिए इसको बहुत ही बैलेंस करके चलना पड़ता है। फिलहाल जिनके पास गोल्ड लॉन्ग टर्म में है बहुत अच्छा है, होल्डिंग में रखिए और आराम से इसमें निश्चिंत होकर बैठिए। क्योंकि जिस देश पे जब खतरा आता है तो वो अपने आप को हेज करता है गोल्ड खरीद के। तो क्या हम मार्केट की गिरावट उरावट ये सब चीज को हम लोग गोल्ड खरीद के हेज नहीं कर सकते हैं? लोग बोलते हैं 2008 2020 कितना डराते हैं महाराज आप लोगों को, सांस फूल जाता है। लोग आधा आदमी आम आदमी तो एसआईपी छोड़ देता है, इतना डराते हैं। और देखिए हम लोग आराम से बैठे, हम बोले नहीं। और इस गिरावट में 16% गिरा, 28-30% तो गोल्ड का रिटर्न दे दिया महाराज। काहे चिंता करते हैं? लेकिन अपना पोर्टफोलियो को सेंटर ऑफ मास को मेंटेन करके रखना पड़ता है। नहीं रखिएगा तो फिर राधे राधे करते रहिए उछल कूद। समझ रहे हैं? इसमें क्या होता है, लॉन्ग टर्म रखना ही रखना है। बाकी स्विंग वाले अपना जो है अलग लॉट लगा के स्विंग करते रहिए, वो अलग है। फिलहाल अभी इसमें थोड़ा मेरा वेट का है, ऊपर से कम 6-7% नीचे आने दीजिए तब देखा जाएगा। अब यूक्रेन और रूस का भी चल रहा है, हमास और इजराइल का भी चल रहा है, ये सब चलने दीजिए। जितना वर्ल्ड में अस्थिर होगा ये भाई साहब नीचे तो जल्दी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।